स्वागत है 360 एकेडमी पर। और इकोनॉमी की हमारी अगली क्लास रहेगी, आगे उसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने देख लिया था 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहला एक हमने देखा था प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, तो इसको भी समझ लिया था कि जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं वो सारे संसाधन हम प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा और भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सी क्रांतियाँ, बहुत सी योजनाएं चलती हैं। तो बहुत सी क्रांतियों का नाम सुना होगा। देखिए, योजनाओं तो हम बाद में, जितनी योजनाएं हैं उनको तो बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर कृषि को बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। तो जैसे हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ क्रांतियाँ, ठीक हैं, जैसे हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, ये संबंध इसका है गेहूं से, खास करके इसका गेहूं से इसका संबंध है। खाद्यान्न फसल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक होगा लाल क्रांति। लाल क्रांति, इसका संबंध है टमाटर। ठीक है, टमाटर और या फिर अगर हम इसको मांस से भी रख सकते हैं, मांस का उत्पादन में जो है लाल क्रांति संबंधित है। ठीक है, तो मांस भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर और क्रांतियों की बात करें तो ये एक होता है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये है मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन से। और इसके अलावा श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और इसके अलावा गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, इसका संबंध है प्याज उत्पादन से। ठीक है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? प्याज उत्पादन से। चलिए आगे लिखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, संबंध इसका किससे है? फल उत्पादन से। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति, इसका संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, चलो इतने बहुत हैं। ठीक है, और ये क्रांतियाँ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक आध आते ही रहते हैं। इसके आगे देखिए, थोड़ा और भी आपको पता होना चाहिए कि जो हरित क्रांति है और श्वेत क्रांति है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, तो इन क्रांतियों का जो आगाज़ हुआ वो कैसे हुआ, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा हम हरित क्रांति पर बात करेंगे और श्वेत क्रांति पर बात करेंगे। तो पहले हरित क्रांति पर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हमें हमारे यहाँ पर कैसे हुई। ठीक है, हरित क्रांति, चलिए देखिए हरित क्रांति हमारे देश में इसका आगाज़ कैसे हुआ। और हरित क्रांति आने से ही हमारे यहाँ भारत देश में खाद्यान्न समस्या की मतलब समाप्ति हुई। खाद्यान्न जो संकट हुआ करता था वो समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा ये कैसे भारत में इसका आगाज़ हुआ। तो एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। देखिए, आपको याद है पहली पंचवर्षीय योजना जो हुआ करती थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ाना, क्योंकि हमारे देश में क्या है, खाद्यान्न समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ाना। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी उसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों को बढ़ाना, यानी उद्योगीकरण कर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें जिसका समय है 1961 से 1966। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना को जोड़ करके तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। इसका मतलब यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को भी बढ़ाना है और उद्योगों को भी बढ़ाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद होता क्या है, अगर हम खास बात समझें तो आपको पता है कि 1900, ठीक है,
1962 में होता है भारत और चीन का युद्ध। और हम लोगों ने क्या किया था, कृषि की जो प्लानिंग थी, कृषि के लिए कितना पैसा खर्च करना है, तो वो सारा पैसा रखा हुआ था। लेकिन जो उद्योगों का पैसा होता है वो प्री प्लानिंग होता है। कोई भी आप उद्योग लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, पहले पैसा देना पड़ेगा। और कृषि के लिए अगर कोई प्लानिंग है तो पैसा रखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1961-1966, ठीक। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ाना। तो उद्योग के लिए तो पहले से पैसा चला गया, लेकिन बचा किसके लिए, कृषि के लिए। तो कृषि का जितना पैसा था वो ध्यान रखना 1962 में चला गया, ठीक है, 1962 के युद्ध में चला गया। इसीलिए हमारे पास समस्या आई कि हमारी कृषि फिर से खराब हो गई और खाद्यान्न संकट की समस्या फिर से उभरने लगी। और इससे मुश्किल से हम उभर पाए तो आप जानते हो 1965 में युद्ध होता है, एक और बड़ा युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। पहला किसके साथ हुआ, भारत और चीन, और इसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध। अब यहाँ पर फिर समस्या आई, ठीक है। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जीत तो गए, लेकिन फिर भी बड़ी समस्या रही। तो यहाँ पर खाद्यान्न संकट की और समस्या उभरने लगी। फिर आपको पता होना चाहिए, इसमें जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। और इसी जो युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ध्यान रखना क्या होता है, एक यूएनओ का सम्मेलन होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो वहीं पर यहाँ जो हेड हुआ करते थे पाकिस्तान के और भारत के प्रधानमंत्री, इनको बुलाया गया, वहीं पर समझौता हुआ। इस समझौता को बोलते हैं ताशकंद समझौता, और ये फिर 1966 में लागू हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। तो भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो युद्ध हुआ था, इससे संबंधित एक समझौता हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, ताशकंद समझौता 1966। फिर इसी वहीं उज्बेकिस्तान में देखा जाए तो वहीं राजधानी में वहीं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। शायद ऐसा रहा होगा कि वो उनको जो निर्णय दिया गया था उससे सहमत ना हो, इसीलिए उनको हार्ट अटैक आया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए भारत में बहुत बड़ी समस्या थी, राजनीतिक संकट उभर चुका था। तो यहाँ पर हुआ क्या था, देखिए, कांग्रेस के सबसे अच्छे काम करने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम सुना होगा, मोरारजी भाई देसाई। इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। और विदेश में पढ़ रही थी कौन, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भी भारत में आ गई, उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगी। तो मोरारजी भाई देसाई और इंदिरा गांधी के बीच बड़ी समस्या होती कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर 2-1 पद के लिए 2 उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगी क्या, वोटिंग। तो फिर सांसदों में वोटिंग कराई गई, वोटिंग सबसे ज़्यादा किसको मिली, इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो अब ध्यान रखना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ पर होता क्या है, हमने बताया कि बहुत बड़ी खाद्यान्न समस्या भारत में चल रही है, ठीक है। तो अब इंदिरा गांधी इन समस्या से कैसे निर्णय लेगी, तो उसी को हमें देखना है। तो आप लोगों को पता है कि भारत में खाद्यान्न संकट को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इंदिरा गांधी को पूरे देश के बारे में अच्छे से नॉलेज था। इनको पहले से पता था कि एक घटना घटी थी कहाँ, मैक्सिको में, जो उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर एक राज्य है मैक्सिको, ठीक है। और वहीं पर खाद्यान्न संकट की एक समस्या आई थी। तो थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, देखिए 1931 की बात है, ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी को पता थी। 1931 में क्या हुआ था, वहाँ पर मैक्सिको में खाद्यान्न संकट की समस्या आई। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, खासकर उनका नाम सुना होगा, एक व्यक्ति आते हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलो, इसको कमेंट में आपको आंसर देना है, हालांकि हम बताएंगे, इसको बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे, देखिए पता है कि नहीं पता है, तो हमसे आपका मैसेज देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने एक वैज्ञानिक से बात किया और उन्होंने खाद्यान्न संकट को यहाँ से उबारने के लिए, खाद्यान्न संकट की समस्या से उबारने के लिए उन्होंने कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करवाया, ठीक है। और कृषि में कई गुना उत्पादन हुआ और कुछ ही सालों में एक बड़ा परिवर्तन होता है, उसी को तो हम बोलते हैं क्रांति। और वहाँ पर जो खाद्यान्न समस्या हुआ करती थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। तो वो जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वो ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये कौन है, आपको कमेंट में मैसेज करना है, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में देखिए, ये बात इंदिरा गांधी को पता थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, MS स्वामीनाथन को बुलाया और MS स्वामीनाथन से बात किया। और वो उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उनको कृषि के बारे में अच्छा नॉलेज था। तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी के कहने पर कई किसानों, उत्तर प्रदेश में और इधर हरियाणा, पंजाब
कई राज्यों में कई किसानों से मिलते हैं, लेकिन बहुत से किसान नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत थी कि किसान जो हुआ करते हैं वो किसान बहुत जल्दी कोई बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर भी कई किसानों से बात करते हैं MS स्वामीनाथन और वैज्ञानिक तरीके से कृषि करवाते हैं, और उसी से क्या होता है कि कई गुना उत्पादन बढ़ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, कई गुना उत्पादन बढ़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्रांति। तो इसीलिए हम बोलेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत तब होती है, देखने को तब मिलती है हरित क्रांति जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। क्या होता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। समय कितना? 1961 से 1966। अब देखिए होता क्या है, अब इस पर हम बात करते हैं हरित क्रांति पर। लेकिन देखिए जैसे ये योजना समाप्त होती है तीसरी, तो अब भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि 5 साल की योजना बना सके। इसीलिए भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा एक साल की योजना बनाई जाती है, और इसे हम इतिहास में योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? योजना अवकाश। तो ध्यान रखना, पहला योजना अवकाश 1966 से 1967, ठीक है। क्योंकि भारत के पास बताया इतना पैसा नहीं है कि 5 साल की योजना बना सके। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े हम 2 युद्ध लड़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला योजना अवकाश कब से कब तक है? 1966 से 1967। और तीसरा योजना अवकाश की अगर हम बात करें, दूसरा योजना अवकाश 1967 से 1968, ठीक है। और फिर हो जाएगा 1968 से 1969, ठीक है। ये लगातार 3 योजना अवकाश हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो हरित क्रांति जब देखी गई तो ध्यान रखना उस समय प्रथम योजना अवकाश चल रहा था। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में होती है? तो किसी भी योजना में नहीं, प्रथम योजना अवकाश में। क्या बोलेंगे? प्रथम योजना अवकाश में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से होती है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ किस पर हुआ था? तो ध्यान रखना, गेहूँ पर। किस पर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था? गेहूँ पर लाभ हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा जो योजना अवकाश है, देखिए इस दूसरे योजना अवकाश में क्या होता है, यहाँ पर श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है, अपना देख लेते हैं। देखिए इसका संबंध गुजरात से रहा है, और गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उनका नाम क्या है? वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। तो इंदिरा गांधी वर्गीज कुरियन से भी बात करती हैं, और उनकी सहायता से उनके लिए क्या कहना है कि जो दुग्ध है, दूध को शहर तक पहुंचाया जाए। कैसे पहुंचाएं? ठीक है, और किसान लोग अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करें। तो ये कार्य किसको दिया गया? वर्गीज कुरियन को दिया गया। वर्गीज कुरियन कुछ गांव के किसानों से बात करते हैं, और उनका कहना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप दूध का उत्पादन करो, ठीक है। और जितना दूध आपका है वो बेचना चाहते हो, सारा का सारा दूध बिकेगा। तो उन्होंने बिकने की क्या की? गारंटी दी। तो जाहिर सी बात है किसान बहुत अच्छी नस्लों के पशुओं को पालेंगे भी, और अधिक से अधिक दूध का उत्पादन भी करेंगे। तो इस ऑपरेशन जो चलाया था उन्होंने, इस ऑपरेशन को बोलते हैं क्या? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन फ्लड। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, फ्लड मतलब बाढ़। तो दूध की बाढ़ कैसे आएगी? मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जितना आप दूध का उत्पादन करोगे उतना मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, और घर चल के हम आपको पैसा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है कि अब ये भी कार्य सफल हुआ। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। शहरों तक दुग्ध भी पहुँचाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात से। इस बात को ध्यान रखना। शुरुआत कब होती है? द्वितीय योजना अवकाश में शुरुआत होती है, ठीक। अब आगे देखिए, तीसरे योजना अवकाश की बात करें तो जो तीसरा योजना अवकाश है, तो यहाँ पर 2 काम किए गए। एक तो सहकारिता पर ध्यान दिया गया। पहली बात ध्यान रखना, कौन कौन से? सहकारिता, और दूसरा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का विकास, ठीक है। तो आपको इस शब्द को ध्यान रखना है। तीसरी जो
योजना अवकाश है, तीसरा योजना अवकाश है। तो यहाँ पर किस पर ध्यान दिया गया? सहकारिता पर। मतलब एक संगठन बनाया गया और उस संगठन के माध्यम से क्या होता है कि आप लोग जितना दूध का उत्पादन करोगे, ठीक है, या कोई कार्य हमें विशेष रूप से चलाना है, तो इसी पर ध्यान दिया गया, सहकारिता पर, कि लोग साथ मिलकर कोई बड़ा काम करें, ठीक है। यानी कि जैसे एक अमूल संगठन बनाया गया, अमूल संगठन में आपको लोग क्या करोगे? सबसे पहला पुराना अमूल संगठन है, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये भी एक सहकारी के रूप में काम करता था और यहाँ पर जितना दूध लाओगे आप उसकी बिक्री की जाती थी। इसके अलावा कोई कार्य करना हो तो सहकारिता के रूप में आपको काम करना होता है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दिया गया और दोनों के विकास पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें इकोनॉमी में कितना पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं और उस सिलेबस को फिर क्रम के अनुसार हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है। पढ़ना क्या है? पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है? तो ये तो हमारा बेसिक लेक्चर हुआ और अब हम रियल में देखेंगे कि इकोनॉमी में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक है। और दूसरा हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा सामाजिक विकास। क्या होगा? सामाजिक विकास। तीसरा हम पढ़ेंगे बैंकिंग विकास। ठीक है, बैंकिंग विकास। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। और इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। और इसके अलावा कुछ संगठन भी हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। संगठन भी कवर करेंगे। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, थोड़ी चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं ताकि क्या हो, हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि नए नए शब्द आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। तो इसके लिए हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। देखिए आर्थिक विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला हमारा रहेगा जीडीपी। क्या रहेगा? जीडीपी। और जीडीपी से ही हम बनाते हैं एनडीपी, ठीक है। और फिर जीडीपी से ही हम बनाएंगे जीएनपी। और जीएनपी से फिर हम बनाएंगे एनएनपी। और एनएनपी से हम बनाएंगे पीसीआई। तो इनको आपको बार बार रटना है, ठीक है। तो इतने सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं ABCD, उनको हमें कहाँ पढ़ना है? आर्थिक विकास में पढ़ना है, ओके। यहाँ पर देखिए सामाजिक विकास में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है गरीबी। क्या है गरीबी और क्या हो सकती है समस्या। इसी में हमें पढ़ना है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी और क्या हो सकती है इससे समस्या। यहाँ पर देखेंगे कि बैंकों का विकास कैसे हुआ और बैंकों को लीड करने के लिए विनियामक जिसको बोलते हैं या रेगुलेटर बोलते हैं, तो वो होता है RBI, ठीक है। क्या होगा? RBI। तो बैंकों का विकास कैसे हुआ और RBI भारत में कैसे आई, और RBI के द्वारा जो चलाया जाता है वो चला जाता है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति RBI क्यों चलाती है, किस लिए चलाती है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि मार्केट में पैसे को संतुलित करने के लिए, ठीक है, मार्केट में पैसे को संतुलित करने के लिए RBI के पास कुछ फंडे होते हैं। उन्हीं फंडों की जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। और वो किस लिए चलता है? मार्केट में पैसा संतुलित बना रहे। आपकी जेब गर्म है तो ठंडी हो सके, और ठंडी है तो गर्म की जा सके, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगी तब भी दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा ठंडी होगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा गर्म हो गई जेब आपकी तो जो मन करेगा वो फर्जी खरीदोगे, आवश्यकता भी नहीं है तब भी खरीदोगे। और अगर जेब ठंडी हो जाएगी तो उत्पादन धरा का धरा रह जाएगा, आप खरीदोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए RBI की जिम्मेदारी होती है। वो किसके माध्यम से करता है? मौद्रिक नीति के माध्यम से। दूसरी बात देखेंगे राजकोषीय नीति। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय नीति में क्या होता है? देखिए पैसे को संतुलित करने के लिए
होती है सरकार। यहाँ कौन कर रहा है? आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ कौन करेगा? सरकार। और सरकार का कौन सा मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजकोषीय नीति चलाने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर देखिए क्या करती सरकार, टैक्स लेकर के अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों के लिए क्या करती है? गरीबों को योजनाओं के माध्यम से उसको पैसा देती है। 60 साल विधवा पेंशन, है ना। तो ये सब योजनाएं हैं जो गरीबी मिटाने के लिए हैं। हालांकि मिटती नहीं वो अलग बात है, लेकिन सरकार तो प्रयास करती है। तो और सरकार कभी मरती नहीं है और किसी का बुरा नहीं समझती, हमेशा भला समझती है। लेकिन हम उसको गलत समझें तो अलग बात है, ठीक है। वो जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन सरकार सभी का भला करती है। तो सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति के माध्यम से वो पैसा गरीब टैक्स के माध्यम से अमीरों से लेती है और गरीबों को देती है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। तो इमाम जितने टैक्स हैं सारे टैक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी संगठन को कवर करेंगे और इसको एक एक आगे करके फिर हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ओके।